आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रैली में राहुल गांधी क्यों याद आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि मोदी की कोई भी रैली बिना राहुल गांधी का जिक्र करे जाती नहीं है? क्या राहुल गांधी की जननायक वाली छवि मोदी को परेशान कर रही है? और मोदी की रैली में पब्लिक बेचारी क्यों बलि का बकरा बनती है? बार बार उसे क्यों डांटा जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बिहार में प्रचार शुरू कर दिया है और एक रैली को संबोधित कर रहे थे दोस्तों समस्तीपुर में। और इस रैली में बहुत सी बातें उन्होंने बोली, इसका विश्लेषण तो मैं करूंगी। लेकिन इस बीच दोस्तों प्रधानमंत्री ने एक बात बोली। अब आप ये तो बात जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी का पीएम मोदी नाम नहीं लेते, उन्हें बालक बुद्धि या शहजादा जैसे शब्दों को से संबोधित किया जाता है, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लेते पीएम मोदी। लेकिन राहुल गांधी का नाम लिए बगैर भी राहुल गांधी को याद किए बिना मोदी जी की कोई रैली ऐसा लगता नहीं है कि कंप्लीट होती है। आज भी ऐसा ही देखने को मिला दोस्तों। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का आईटी सेल आजकल एक शब्द यूज कर रहा है, जननायक। मैं ये नहीं कह रही कि वो जननायक हैं, भाई कांग्रेस का आईटी सेल यूज कर रहा है, उनको जननायक के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई वो लोगों के बीच रहते हैं, कभी किसी से मिलने चले गए, कभी मैकेनिक से मिलने चले गए, कभी महिलाओं से मिलने चले गए, कभी कूलीज के बीच चले गए, तो ये जननायक है। अब दोस्तों जननायक जो शब्द है बेसिकली कर्पूरी ठाकुर के लिए लिया जाता था। अब बिहार की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में, देश के समाज में कर्पूरी ठाकुर का बहुत ही अहम योगदान है दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़ी हस्ती है, हमारी आप कह सकते हैं ऐतिहासिक धरोहर है, जो किसी पार्टी विशेष की नहीं है, हम सबकी है। कर्पूरी ठाकुर के लिए जननायक शब्द इस्तेमाल होता रहा है। एक्चुअली में उनके लिए ही सबसे पहले जननायक शब्द इस्तेमाल हुआ। और बिहार की राजनीति जब भी होती है, जब भी चुनाव आते हैं, हर किसी को कर्पूरी ठाकुर याद आ जाते हैं। आज मोदी जी को भी कर्पूरी ठाकुर याद आए ये कहते हुए कि ये जो जननायक शब्द है ये इसकी भी चोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जननायक शब्द कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। अब दोस्तों बात तो मोदी जी ने सही बोली कि अगर जननायक शब्द कोई भी कर्पूरी ठाकुर के अलावा इस्तेमाल कर रहा है तो वो कर्पूरी ठाकुर का अपमान है। तो दोस्तों इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले अपने पार्टी के आईटी सेल को फोन करके डांटना चाहिए और बहुत तगड़ी डांट लगानी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल जननायक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर रहा है, कब से कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बीजेपी का आईटी सेल हमारे मोदी जी के लिए जननायक शब्द इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ट्वीट्स हैं दोस्तों जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और दोस्तों इन ट्वीट्स में आप देखिए बीजेपी की आईटी सेल ने पीएम मोदी के लिए जननायक शब्द इस्तेमाल किया है। दोस्तों मोदी के जन्मदिन गए भी कुछ दिन बीते हैं, लेकिन उस दिन बीजेपी ने मोदी जी को जननायक कहा था और ऐसी वीडियो पोस्ट करके लिखा था, रंग अनेक भाषाएं अनेक पर गूंज रही है धुनें एक, देश के जननायक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो और दोस्तों 2023 का बीजेपी के आईटी सेल का बकायदा ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया मोदी की ये फोटो, जिसमें मोदी को बताया गया है श्रम शक्ति को देश के जननायक का नमन। मतलब मोदी जी के लिए बीजेपी खुद एक नहीं कई बार सालों से जननायक शब्द इस्तेमाल कर रही है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी अगर उनके लिए जननायक शब्द इस्तेमाल कर रही है और ये कर्पूरी ठाकुर का अपमान है और ऐसा करके वो जननायक शब्द की चोरी कर रहे हैं, तो ये वाली चोरी कौन कर रहा है? भाई मोदी जी को अपने आईटी सेल के, अपनी पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए ना कि ऐसे जननायक शब्द की चोरी मत करो। वैसे भी उन पर आजकल वोट चोरी के बहुत आरोप लग रहे हैं, तो कम से कम जननायक शब्द की चोरी के आरोप तो नहीं लगने चाहिए। और ये इस बात का भी प्रमाण है दोस्तों कि मोदी जी दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद ये नहीं देखते कि 3 उंगलियां उनकी तरफ भी उठ रही हैं। अब ये तो बात हो गई दोस्तों हिपोक्रेसी की, जिसकी कोई सीमा नहीं है हमारी देश की राजनीति में। अब आ जाते हैं दोस्तों की पब्लिक की डांट पर। पता नहीं हमारे मोदी जी की जब भी रैली होती है बेचारी पब्लिक क्यों बलि का बकरा बन जाती है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता दोस्तों कि मोदी जी की रैली में पब्लिक को ऐसे हड़काया जाता है, ऐसे हाँका जाता है जैसे कोई भेड़ बकरियां हैं। वैसे तो भेड़ बकरियों को भी नहीं हाँका जाना चाहिए, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ। कोई भी जीव हो वो बेसिक जो रिस्पेक्ट है वो उसका हकदार है, और इंसान तो हर लिहाज से हकदार है, वो भी महिलाएं। लेकिन पता नहीं क्या है, अब तो ये हमेशा की बात हो गई है कि मोदी रैली करते हैं और नीतीश कुमार उनके लिए महिलाओं का अपमान करते हैं। आज भी यही हुआ दोस्तों, रैली में नीतीश कुमार महिलाओं से कह रहे थे कि देखिए मोदी का स्वागत कीजिए, तो कैसे हाँक रहे थे देखिए। इसलिए आप सब लोगों को हम कहेंगे कि आज यहाँ पर आए, जरा हाथ उठा के बताओ ना भाई पूरा जोर से। हाँ, उनके लिए बहुत बहुत बधाई।
दोस्तों नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं ना इस सोच पर बात करना चाहती हूँ कि एक दो बार की बात नहीं, ये हर रैली की बात हो गई। मैं ही आपको कई वीडियोस दिखा चुकी हूँ। मुझे ये सोच समझ नहीं आती हमारे नेताओं की कि पब्लिक क्यों खड़ी हो नेता के लिए, पब्लिक क्यों नेता को थैंक यू बोले, पब्लिक क्यों किसी के लिए नारे लगाए। भाई ठीक है, कोई प्रेम में लगा दे, किसी नेता को पसंद करता है तो, लेकिन कोई किसी का स्वागत में खड़े हो जाओ, इनको थैंक यू बोलो। भाई किसी के मामा के घर से पैसा आया है क्या? सरकार अगर किसी राज्य को पैसा दे रही है तो वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो बाध्य है ऐसा करने के लिए। लेकिन नेता आए हैं तो खड़े हो। ये मुझे ना, ये जो पूरा का पूरा एक सोच है, मुझे इससे आपत्ति है। कोई भी करता है तो आपत्ति है, और नीतीश कुमार से तो मुझे घोर आपत्ति है। कम से कम नीतीश कुमार मोदी जी के स्वागत के लिए महिलाओं को खड़ा करवाना चाहते हैं तो तमीज से तो बात करें। अपने प्रदेश की महिलाएं हैं दोस्तों, महिलाएं तो बेचारी खड़ी हो गई जब नीतीश कुमार ने डांटा तो, लेकिन यहाँ तो और ही हो गया। मोदी जी नारे लगवा रहे थे, लोगों ने नारों का जवाब ही नहीं दिया। देखिए, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। अब दोस्तों ये बात मैं आपको पिछले अपनी कई वीडियोस में बता रही हूँ कि मोदी की रैलियों में जो एक दीवानापन होता था, एक क्रेज होता था ना, महिलाओं का हो चाहे पुरुषों का हो, पब्लिक का हो, वो अब मिसिंग है। रैली में भीड़ तो होती है, जाहिर सी बात है दोस्तों, बिहार में तो इस वक्त भीड़ होगी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर जो हमारे श्रमिक भाई हैं देश के बाकी राज्यों से जो आए हैं, वो इस वक्त दिवाली के बाद या दिवाली के दौरान आते ही आते हैं, क्योंकि छठ महापर्व है और कल से छठ महापर्व शुरू हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों कोई भी राजनीतिक दल कैसे भीड़ जुटाता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी को नारे लगवाने पड़ रहे हैं और नारों का जवाब ही नहीं आ रहा है, मतलब नीलबट्टा एकदम सन्नाटा है, तो फिर ये अपने आप को मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे नारे तो लगवाइए कम से कम जिसके जवाब आ जाए। पब्लिक नारों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? एक दौर तो ऐसा था कि मोदी जी को चुप होना पड़ता था रैली में, क्योंकि इतनी शोर होती थी, पब्लिक इतनी उत्साह और उमंग में भरपूर होती थी। खैर छोड़िए, वो तो गुजरे जमाने की बातें हो गई। पीएम मोदी ने दोस्तों इस रैली में परिवारवाद को लेकर भी निशाने पर लिया। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने काफी बातें बोली और विपक्षी गठबंधन को, महागठबंधन को परिवारवाद वाले मामले में कोसा और उन्हें घेरा, जो कि जायज है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन है उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट दल जो है, आरजेडी परिवारवाद, तेजस्वी यादव परिवारवाद से आते हैं, कांग्रेस राहुल गांधी परिवारवाद से आते हैं। मोदी जी की इस बात पर मैं 100% श्योर हूं कि देश की राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी मोदी जी की हिपोक्रेसी से मुझे चिंता होती है। क्यों? क्योंकि परिवारवाद केवल कांग्रेस का नहीं है ना, परिवारवाद केवल आरजेडी का नहीं है ना दोस्तों। ये इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप चाहें तो 23 अक्टूबर के पहले पन्ने का ये आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूं। क्या आप जानते हैं कि केवल कांग्रेस नहीं, इस देश के तमाम दल, इनफैक्ट कोई भी दल नहीं है जो परिवारवाद से अछूता रहा है। ये आंकड़ा जो है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का है, जिसमें बताया गया है कि जो एमपी एमएलए हैं, सितंबर 2025 तक का ये आंकड़ा है, किस पार्टी ने कितने एमपी एमएलए बनाए जो कि परिवारवाद से आते हैं, मतलब किसी के पिता, किसी की भाई, किसी की पत्नी, कहीं ना कहीं मतलब परिवार में कोई ना कोई नेता है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी, जिसको मोदी जी परिवारवाद के लिए निशाने पर लेते हैं, जानते हैं उसके कितने टोटल लेजिस्लेटर्स आते हैं, वो कितने ऐसे लोगों को एमपी और एमएलए बनाते हैं? 857 अभी जो मौजूदा है। और इसी आंकड़े में बताया गया है दोस्तों कि बीजेपी का ये जो आंकड़ा है ये 2078 है। मतलब बीजेपी जिस लेवल पर परिवारवाद के लोगों को, जो परिवारवाद से आते हैं, टिकट देती है और उनको एमपी एमएलए बनाती है, वो सबसे ज्यादा है। और देखिए दोस्तों, इसमें कोई पीछे नहीं है। मोदी जी की जो सहयोगी हैं तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, उनको देख लीजिए, 163, मात्र एक राज्य में सरकार है उनकी, 163 लेजिस्लेचर्स जो हैं, एमपी एमएलएज जो हैं, वो तेलुगु देशम पार्टी बना रही है दोस्तों। और मोदी जी की एक और राजनीतिक बैसाखी, जेडीयू ने 81 लोगों को एमपी एमएलए बनाए हैं जो परिवारवाद से आते हैं। और दोस्तों इसमें आम आदमी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सबके नाम है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी परिवारवाद पर ज्ञान देश को तब दे रहे हैं जब जिस मंच से वो ये ज्ञान दे रहे हैं उस मंच में चिराग पासवान बैठे हुए हैं। मोदी जी के अनुमान, तो चिराग पासवान क्या है? परिवारवाद का ही तो प्रोडक्ट है। मोदी जी की पार्टी में अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं जो बार बार सांसद बनाए जाते हैं। कौन है अनुराग ठाकुर? परिवारवाद का ही तो प्रोडक्ट है। क्या राजनाथ सिंह के बेटे विधायक नहीं है बीजेपी के? वो क्या परिवारवाद नहीं है? और तो और दोस्तों, अमित शाह के बेटे जय शाह को किस टैलेंट की वजह से बीसीसीआई और उसके बाद आईसीसी में इतना बड़ा पद मिला, मुझे नहीं पता। क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो ये किस तरह की थ्योरी है जिसमें केवल और केवल
विपक्ष का ही परिवारवाद समस्या है। भाई परिवारवाद समस्या है, राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो फिर वो सबके लिए समस्या है ना, हर पार्टी को उस पर लगाम लगानी चाहिए। तो मोदी जी को केवल विपक्ष का ही परिवारवाद क्यों दिखता है? दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने बकायदा पूरा पन्ना दिया है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही शानदार काम किया। मतलब तारीफ करनी चाहिए ऐसे तमाम राइटर्स की, ऐसे तमाम पत्रकारों की जो इतना डेटा इकट्ठा करते हैं। दोस्तों इसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश से लेके, बिहार से लेके, असम से लेके, मेघालय, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, हरियाणा, गुजरात, किसी राज्य का कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो परिवारवाद से अछूता है। खुद मोदी जी की कैबिनेट में 11 मंत्री हैं दोस्तों। मोदी जी के अपने कैबिनेट परिवार में 11 मंत्री हैं जो परिवारवाद से आते हैं। 6 चीफ मिनिस्टर हैं इस देश के जो परिवारवाद से आते हैं, और इस देश में बहुताया जो है वो बीजेपी की सरकार है। अब आप मुझे ये बात बताइए कि ये परिवारवाद का ज्ञान केवल मंच से ही दिया जाएगा कि इस पर कुछ काम भी किया जाएगा? मोदी जी के पास 11 साल थे ना, तो पार्टी में उनके इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जाता है? अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव परिवारवाद के लिए जिम्मेदार है, तो मोदी भी तो लकीर नहीं खींच पाए। तो यही बात है दोस्तों कि हमारे नेता ना हिपोक्रेट बहुत है, बोलते कुछ है करते कुछ है। इसीलिए चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उस पर विश्वास करने से पहले उससे सवाल पूछना सीखिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।